हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीछम संग्रह क्लास में। तो देखो आज हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं केमिस्ट्री को आगे डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। तो देखो मैं आपको बता चुका हूँ किस चीज़ के बारे में, उसको पहले हम रिवाइज करते हैं एक बार। देखो मैंने आपको किस किस चीज़ के बारे में बताया, क्वेश्चन नंबर बताया था मैंने संकुलन क्षमता। ठीक भाई, हम पूरा तो रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि जो कंटेंट वो बड़ा हो चुका है। तो पहले हम संकुलन क्षमता के बारे में हमने डिस्कस किया कि संकुलन क्षमता क्या चीज़ होती है। भाई संकुलन क्षमता वो चीज़ होती है जैसे हमने कोई भाई एक कोष्ठिका दे दी, यानी एक कोष्ठिका में, ठीक है, यानी उपलब्ध आयतन हमने कुछ भी दे दिया, यानी एक कोष्ठिका दे दी। अब एक कोष्ठिका में कण द्वारा जितना भी भाग घेरा जाए, ठीक है, जैसे भाई मैंने आपको समझाया हुआ थी जो दैनिक जीवन में हमें काम आता है। जैसे हमने नंबर दे दिया 100, ठीक है, अब 100 में से कोई कितना भी, यानी भाई हमने उसको प्राप्त करने के लिए किसी को भी कितने नंबर दे दिया 100, यानी 100 अपॉर्चुनिटी है उसके पास, 100 में से वो कितने भी नंबर ला सकता है। ऐसे ही कण है भाई, एक कोष्ठिका कितना भाग उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना भाग जो उपलब्ध है एक कोष्ठिका का जो भी भाग आयतन, उसका जो कण है, अब भी जो कण है वो कितना घेर पा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता कहते हैं। उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने नेक्स्ट किसके बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया SCC के बारे में, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया। उसकी संकुलन क्षमता जो निकली थी भाई 52.4% निकली थी, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC एंड BCC। तो हम BCC और FCC की संकुलन क्षमता के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे रोक हम बोलते। तो भाई देखो हम डिस्कस करते हैं FCC की संकुलन क्षमता के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए FCC की संकुलन क्षमता। तो भाई हम हेडिंग बनाइए आप FCC की संकुलन क्षमता। तो FCC की संकुलन क्षमता के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो FCC की संकुलन क्षमता के बारे में जब हम डिस्कस करने के बारे में आपको पहले संकुलन क्षमता का हम फॉर्मूला जो आपने लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर में समझा था उसको पहले हम डिफाइन करते हैं। भाई क्या था, जैसे अगर मैंने बताया था कि परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम लिखना चाहूँ तो क्या था भाई, एक कोष्ठिका के द्वारा जितना भी उपलब्ध आयतन किया गया वो था, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि 100 यानी कुल प्राप्तांक कितने, इतने में से जो इतने नंबर ला सकता है वही तो होती है संकुलन क्षमता। तो अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ यानी संकुलन क्षमता की बात करूँ तो देखो संकुलन क्षमता क्या होगा भाई, एक कोष्ठिका द्वारा जितना भी आयतन दिया गया, यानी एक कोष्ठिका का आयतन। देखो संकुलन क्षमता क्या कह रहा था मैं, एक कोष्ठिका का आयतन दे दिया भाई हमने, हमारे जो हमें भरने के लिए जो भी आयतन दिया गया वो लिख दिया एक कोष्ठिका का आयतन। अब हमें क्या लिखना है, कणों का आयतन। भाई इस एक कोष्ठिका में कण कितना आयतन घेर पा रहे हैं उसी को तो लिखेंगे हम, इन कणों द्वारा कितना ये आयतन घेरा गया, इसका कितना आयतन वो यूज कर पाए, कितना आयतन वो अपने उपयोग में ले पाए, तो क्या कहेंगे हम, कणों का आयतन। और लिख सकते हैं एक कोष्ठिका के कणों का आयतन, एक कोष्ठिका के कणों का आयतन, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी क्योंकि हम लास्ट क्लास में से डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो भाई कणों का आयतन, अगर वही सेम चीज़ अगर मैं आपको समझना चाहूँ, जैसे कण का आयतन अगर मैं बात करूँ, अब जैसे अगर मैंने भाई इस चीज़ को रखा है, ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं मान लो किसी भी जगह पर रख दिया, देखो इस चीज़ को मैंने अगर इस पर रख दिया, इस चीज़ को अगर मैंने इस पर रख दिया तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो हिस्सा भाई, इसका हिस्सा मतलब आप कुछ भी समझ लो इसे, ठीक है, इसमें से अगर मैं बात करूँ इसने कितना स्थान घेरा, कितना, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका आयतन भाई, इसके आयतन में से इसने इसका जितना आयतन होगा उतना आयतन इसने घेरा। अब कण कितने भाई, एक मार्कर है ये, एक मार्कर, तो एक मार्कर ने जितना इस पूरे हिस्से का आयतन घेरा वही तो होगा, ठीक। अगर मैं बात करूँ मैंने 2 मार्कर रख दिए, ठीक है, 2 मार्कर रख दिए, तो क्या कहूँगा मैं कि 2 कणों, भाई कणों की संख्या भी तो होगी, यानी 2 कणों ने अब एक कण का आयतन लग जाएगा। भाई देखो 2 सेम है, इसका मतलब ये 2 मैंने रख दिए, तो भाई कण की संख्या लग जाएगी, ये कितने कण हैं 2। अब 2 कणों द्वारा भाई जितना स्थान घेरा गया वो उनका आयतन ही तो होगा भाई, जितना वो आयतन घेरना उतना ही उनका आकार होगा। तो कण कितने हैं 2 कणों द्वारा कितना स्थान घेरा गया वो क्या होगा, इसका आयतन होगा। तो क्या कह सकता हूँ मैं कि कणों की संख्या, कण कितने 2 और इन्होंने कितना भाई कितना स्थान घेरा, तो वो इनका क्या हो गया आयतन। तो जितना इनका आयतन उतना स्थान घेर लिया, और जितने कण होंगे उतने ही स्थान घेरेंगे। जैसे अगर मैंने 2 मार्कर रखी तो इसका मतलब 2 मार्कर द्वारा जितना स्थान घेरा गया वो यहाँ पर हो जाएगा। इस कणों के आयतन में अगर मैं बात करूँ, कणों के आयतन कहूँ तो क्या कह सकता हूँ मैं इसमें, यानी कणों की संख्या भाई कितने कण हैं, उन कणों का आयतन, उन कणों द्वारा घेरा गया जो आयतन। अब ध्यान से समझना भाई, कणों को हम क्या मानकर चल रहे हैं, एक ठोस गोला,
भाई कणों को हम ठोस गोला मानकर ही तो चल रहे हैं। तो ठोस गोले का आयतन आपने पढ़ा होगा कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये आपका क्या ए का कोष्ठका का आयतन। अब देखना आगे क्या कहता है। अब देखो कणों की संख्या, कणों की संख्या क्या मानी मैंने, जेड मानी है। कणों की संख्या क्या, जेड। देखो कणों की संख्या मैंने जेड मान ली, ठीक। ये कितना आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अपन अब ध्यान समझना, ए का कोष्ठका क्या माना हम मानकर चल रहे हैं भाई। हम जो एफसीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, बीसीसी के बारे में पढ़ेंगे, एक्ससीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम क्या मानकर चल रहे हैं, हम मान चुके हैं कि इनको हम घनी मानकर चल रहे हैं भाई। घनी संरचना के बारे में हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, घनी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो घनी संरचना माना है हमने का कोष्ठका, तो इसलिए हम क्या जानते हैं, घन का आयतन कितना होता है, ए क्यू होता है ना घन का आयतन, यानी भुजा का क्यू। तो भुजा कितनी है ए, तो एक क्यू हो जाएगा। बताओ तो क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो ये तो हो गया भाई। अब परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी लगा रहे हैं, इसका मतलब परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कितना हो गया 100 हो गया, ठीक। बताओ कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला आपका परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी का निकाल दिया। अब ध्यान से समझना, यहाँ से आपको मेंटल एबिलिटी यानी इस आप जितना समझ सकते हैं उतना समझने का प्रयास करना है इस जगह से आगे, क्योंकि हमने भाई वो तो निकाल लिया। अब इस आगे इसको जो हल करना है वो किसको हल करना है, देखो हम आर और ए में रिलेशन देखेंगे, यानी एफसीसी में आर और ए में रिलेशन देखेंगे, उसको आपको समझना है, ठीक। ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, देखो ध्यान से समझना। जैसे भाई मैंने कोई ए का कोष्ठका ले लिया था, ठीक है, ए का कोष्ठका, ठीक। देखो ये आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है, ए का कोष्ठका है। और देखो ए का कोष्ठका में जो मैंने आपको दिखाया भाई, ये देखो ये सेम कंडीशन है, यानी 8 कण तो आपको इसके किनारों पर मिलते हैं, ठीक है। 8 कण तो आपको इसके किनारों पर मिलते हैं एफसीसी में। अब अगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा था कि इसमें जो कण मिलते हैं फेस पर भी मिलता है, एक कण फेसों पर भी मिलता है। तो देखो इस अगर मैं भाई एक फेस को पकड़ लूँ, ठीक है, ओनली एक फेस को अगर अब आपको पकड़ करके दिखाऊँ, अगर देखो एक फेस को अगर मैं पकड़ करके दिखाऊं, जैसे मान लो इसको मैंने जूम कर दिया, ठीक है भाई, इसको क्या कर दिया जूम कर दिया। देखो इस फेस को मैं पकड़ करके आपको स्पष्ट करता हूँ। देखो अगर मैं इस फेस को पकड़ूंगा तो ऐसे होगा ये, इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने कोई फेस ले लिया भाई, ये एक फेस पकड़ लिया, और देखो इस फेस को जब मैंने पकड़ा है तो इसमें क्या है, देखो भाई जो किनारों पर है उसका देखो इतना हिस्सा आता है, हम पढ़ चुके हैं 1/8 हिस्सा आता है, जो किनारों पर होता है उसका कितना हिस्सा आता है 1/8 आता है। देखो ये वाला आधा आ गया, ये 1/8 हिस्सा आ गया। अब देखो इसके जो फेस पर होगा भाई वो ये कब कड़ होगा, जो इसके फेस पर है, एक ये हो गया और एक इसके किनारों पर हो गया। देखो इसको मैं बताना चाह रहा था, अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो देखो ध्यान से देखना भाई, देखो इसको समझना, ठीक है, पकड़ना ध्यान से। ये देखो ये दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये हिस्सा दिख रहा है, ये आ गया हिस्सा। देखो फिर एक बीच में है, बीच में दिख रहा होगा पूरा। अगर मैं इसी फेस को पकड़ के बात कर रहा हूँ, देखो ये आपका ये हिस्सा हो गया। फिर देखो बीच में दिख रहा होगा आपको, ये पूरा आ गया, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा होगा आपको, बताओ हो गया ना क्लियर बिल्कुल एकदम। यानी फेस की अगर बात करें तो एक देखो ये मिलेगा आपको, एक पूरा होगा, एक ये होगा। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ भाई, अगर मैं आपसे कहूँ, देखो भाई ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपको एक फलक पकड़ लिया, वो एक मैंने एक कोष्ठका का फलक पकड़ लिया। देखो इस फलक पर मैंने आपको बता चुका हूँ कण कैसे कैसे बचते हैं। अब देखो ये जो फलक है भाई, ये फलक ये क्या बताओ, ये फलक अगर मान लो मैंने ये पकड़ा है, ये वाला फलक, ये क्या घन की भुजा ए, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, इस घन की लंबाई कितनी हो जाएगी ए, ये पकड़ लिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, देखो ये वाला, तो इस ये भी घन है, तो इसका मतलब ये लंबाई कितनी हो जाएगी ए, जो घन की भुजा में ए मानकर चल रहे हैं, तो ये घन की भुजा है, ये भी घन की भुजा है। अब देखो मुझे निकालना क्या, अगर अब देखो मुझे निकालना क्या भाई, अब मुझे देखो निकालना ये क्या, देखो ध्यान समझना, ये घन की भुजा एक हुई, ये हो गई। अब देखो ये बन क्या चुका है, ये बन चुका है आपका समकोण त्रिभुज, समझ रहे हो ना, एंगल कितना बन चुका है 90। अब देखो 90 के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है भाई, इसके सामने वाली जगह होती है कड़ होती है, ये कड़ होती है ना। देखो ये भुजा ए, ये भुजा ए, तो अब हम कड़ के माध्यम से इस भुजा को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस भुजा को हम निकालते हैं, देखो ध्यान से देखना, इस भुजा को हम निकालते हैं। पहले एक भाई वो बनाता हूँ आपके एक का कोष्ठका, देखो ठीक है, ये आपकी एक कोष्ठका है, ठीक है। अब देखो पहले एक फलक को ही लेते हैं हम, ओनली एक कोष्ठका नहीं, ओनली एक फलक को लेकर के बात करते हैं। देखो ये आपका हो गई, ये आपका बीच में एक सेंटर हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये कड़ है। अब देखो ये कितना एंगल है 90 है, ये भुजा कितनी है ए, क्योंकि ये घन की भुजा है। अब देखो ये मान लिया ए, मैंने ये मान लिया बी, और देखो ये कितना हो गया भाई, ये मान लिया सी। क्लियर है बिल्कुल। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है आप जानते हैं, कड़ होता है, यानी 90 डिग्री के सामने क्या होता है, ये क्या कड़। अब देखो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से।
अब देखो हम किस में लिखा है, समकोण त्रिभुज है ये। तो देखो समकोण त्रिभुज हम एबीसी में पढ़ते हैं। देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर मैं बात करूं, किससे बात कर रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से बात कर रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण क्या बताओ, एसी। देखो कर्ण का जो स्क्वायर है वो आपके लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल आगे चलें। तो देखो कर्ण क्या है, मैंने कर्ण क्या माना, एसी। कर्ण कितना भैया आपका, एसी। तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो कर्ण यहाँ पर देखना भाई, कर्ण कितना है, एसी। देखो एसी का स्क्वायर हो जाएगा, बताओ क्लियर, इक्वल टू। अब देखो लंब कितना है भाई, ये आपका लंब देख कितना है, ए स्क्वायर। ये दिख रहा होगा आपका, ए भी है वैसे तो चलो पहले हम लिख देते हैं ए भी, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी लिख दिया, इसका वर्ग हो गया, ठीक। अब देखो आधार कितना है, बीसी प्लस बीसी का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो भाई ध्यान से समझना, ए सी इसको तो मैं निकाल रहा हूँ, इस बुझा को तो निकाल रहा है, ए सी को निकाल रहा हूँ। अब देखो ए कितना है, ये ए भी कितना है, ए है, ए रख दिया ए स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, ए है, ये रख दिया ए स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका 2a स्क्वायर, ये कितना आपका ए सी का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालूँ तो इसका ये जरा आपका जो रूट है वो इससे पहुँच जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक क्लियर। अब देखो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, √2a। बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम ए सी की वैल्यू निकाल चुके हैं, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से आगे बताओ, कोई दिक्कत नहीं आपको। ए सी की वैल्यू हमने ये लंबाई इस वाली लंबाई को निकाल दिया, कितनी आई है, ये वाली लंबाई को कितनी आई भाई, √2a। बताओ इसकी त्रिज्या को निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। बताओ त्रिज्या को हम फाइंड कर चुके हैं। अब देखो, अब आप एक चीज़ बताना मुझे भाई ध्यान से, ठीक है। अगर आपने समझा तो ध्यान से बताना। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने जो निकाली त्रिज्या के रूप में क्या निकाला है, ये √2a। अगर मैं आपसे बात करूँ, क्या बात करूँ, अगर मैं त्रिज्या के बारे में बात करूँ, ठीक है, ये तो मैंने भुजा के सहायता से ये निकाल ली वैल्यू √2a। अगर मैं बात करूँ त्रिज्या की, तो ध्यान समझना। देखो ये क्या भाई, ये क्या आपका, ये आपका अभी खड़ा है, इसकी दूरी r हो गई, ये एक त्रिज्या हो गई r। देखो ये कितना पूरा का पूरा, इसका मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक की r, यहाँ से यहाँ तक r। देखो एक ये r, ध्यान समझा, इसकी r, ये 2r हो गए क्योंकि 2r है। व्यास समझ लो, अगर ऐसे क्लियर हो रहा तो आपको ये व्यास हो गया। ये देखो r r r r कितनी r, 4r हो गई। बताओ यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं ये भी कह सकता हूँ जो AC है वो क्या है, AC है वो क्या है, 4r है, कह सकता हूँ। अगर नहीं क्लियर हो तो देखो मैं दोबारा आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान समझना। पर आप फोकस करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर देखना एकदम, ठीक है। ये आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये इस फलक को हम पकड़ करके बात कर रहे हैं। देखो ये फलक की आपको दूरी दिख रही है, ये कितनी है भाई, ये दूरी ये आ रहा है आपकी। देखो ध्यान समझना, यहाँ से तक की दूरी बात करूँ, ये आ रहा है, ये आ रहा है। क्योंकि देखो अगर ये पूरा वृत्त है, इसका मतलब व्यास की लंबाई कितनी होती है, 2r होती है। तो ये 2r हो जाएगी, ये r हो जाएगी, ये r हो जाएगी। देखो 2r और r 3r और फिर एक और r कितनी होगी, 4r। वही चीज़ है यहाँ पर सेम, ये आप क्लियर हो चुका है कि इससे कितनी हो गई, 4r। तो देखो ये आपकी दूरी हो चुकी है 4r। अब ध्यान से समझना, ये भी दूरी 2r, ये पर किसके पदों में थी, भुजा के पदों में थी। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके, त्रिज्या के पदों में, तो ये दूरी त्रिज्या के पदों में भी कितनी है, 4r है, ठीक है, 4r ही है। अगर तो फिर देखो क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि ये भाई किसके पदों में, भुजा के पदों में, ये किसके पदों में, त्रिज्या के पदों में। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर होंगी। जब ये एक दूसरे के बराबर होंगी तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा आपका, जो √2a है, √2a वो किसके बराबर हो जाएगा आपके भाई, 4r के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 4/√2r। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर ही आप लिख सकते हैं। अब अगर आप और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कैसे, देखो a = 4/√2। देखो √2 का ऊपर नीचे आप क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो, ठीक, यार है आपकी। अब देखो ध्यान से, ये आपकी कितना है 4√2, ये कितना आपको √2 कितना हो जाएगा 2, ये इससे 2 कैंसिल आउट 2r, ये कितना आ जाएगा आपको, देखो यार आपका ये आ जाएगा 2√2r। बताओ यहाँ तक क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर है। ये कैसे निकला, दोबारा देख लो। देखो ये दूरी वाली मैंने निकाली भाई, किसके पदों में निकाली, भुजा के पदों में थी। फिर हमने बताया कि ये क्या है, r, ये किसके पदों में है, r के पदों में, त्रिज्या के पदों में है, ठीक है। तो जो मैं कह सकता हूँ ये भुजा के पदों में, ये त्रिज्या के पदों में, तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो जो √2a है वो किसके बराबर होगी, 4r की इक्वल टू होगी। तो हम कह सकते हैं ये कितना होगा, 4/√2। और देखो क्या कर दिया मैंने, √2 से इधर और इधर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना आ गया 4√2। तो √2 से √2 मल्टीप्लाई, ये 2 से 2r कितना, 2r कैंसिल हो जाएगा, 2√2। ये इक्वल टू 4√2 रह गई। यहाँ तक आप इसे लिख सकते हो। अगर आप आगे चलना चाह सकते हो चल सकते हैं। देखो a = 4/√2 है ये भाई। देखो √2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो a = कितना हो जाएगा, 4/√2। देखो √2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये कितना आ जाएगा, √2r। देखो ध्यान से देखना, ये आपका आ गया 4√2, ये कितना हो गया 2 से कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 2r। ये कितना आपका r है यहाँ पर। तो देखो ए मैं क्या रिलेशन निकाल चुका हूँ भाई, ये निकाल चुका हूँ, a = 2√2r, रिलेशन हम निकाल चुके हैं, ठीक है।
तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने क्या क्या निकाल चुका है, ये हमारे पैकिंग एफिशिएंसी हम पहले निकाल चुके हैं। अब हम देखो E इक्वल टू इतनी, बस हमारा जो मेन फोकस था अब तक जो मैंने आपको जो क्लियर किया था वो बस इसी को किया गया था। ए इक्वल टू 2√2r, बस इसी को, यानी ए भुजा और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, बस हम इसी चीज़ को इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे। तो देखो अब हम वैल्यू रखते हैं भाई। आपने पढ़ा FCC में अगर मैं बात करूँ, FCC में अगर मैं बात करूँ जेड की संख्या कितनी होती है, जेड की संख्या कितनी होती है 4। आपने पढ़ा भाई कि जेड की संख्या 4 होती है, कणों की संख्या कितनी होती है 4। ठीक, तक दो वैल्यू अब ध्यान समझना। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, जेड की 4 है, पढ़ा हमने कणों की संख्या कितनी है। देखो ये आपकी 4/3 πr ये हो गया अपॉन, देखो एक इसकी वैल्यू कितनी निकाली, देखो ये रही आपकी 2√2r, इसका क्या हो जाएगा, देखो 2√2r का होल, ये हो गया। अब देखो ध्यान से भाई, देखो ये आपका हो गया, देखो ये कितना हो जाएगा 16, तो 16/3, ये ध्यान आप, ये आपका हो गया 3.14, यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 ये होती है। पाई की वैल्यू हमने रख दी, कोई दिक्कत नहीं। देखो आर क्यूब आप सेम रखिए भाई, आर क्यूब देखो कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से ये कितना है, अब देखो इसका क्यों करना है, ध्यान समझना इसका क्यों कैसे होगा। देखो 2, पहले तो 2 का क्यों कर दो भाई, 2 का क्यों करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 2 का क्यों उतना 8, फिर देखो √2 का क्यों कर दो। √2 क्यों का मतलब है कि ये √2 है वो कितनी बार है 3 बार है, यही तो मतलब है क्यू का मतलब। देखो ये और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2√2 पहले से ही है। बताओ यहाँ से कितना निकला 2√2 निकला, यहाँ से कितना है 8, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 × 2 हो जाएगा कितना 16, ये हो जाएगा 16√2। बताओ क्लियर है ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा। 2 का हमने क्यों किया 8 है। फिर देखो √2 का क्यू इसका मतलब √2 है वो 3 टाइम है, देखो √2 को मैंने 3 टाइम रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, ये कितना 2√2, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई से होता है, ये कितना हो जाएगा 16√2। क्लियर। अब नेक्स्ट चलो, अब देखो आर का भी क्यू हो जाएगा ये, ठीक, ये आपका क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब देखना ध्यान से भाई आगे, ये आपका ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहाँ से मामला। अब देखो नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, देखो ये कितना आपका 3.14, अब देखो 3 है, ये 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा भाई, √2 की वैल्यू कितनी है 1.14, एक 10वां लेक्चर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपने वैल्यू पढ़ी होगी √2 की। क्लियर हो गया, क्योंकि देखो इसके नीचे 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा, इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा, तो √2 किसके पास जाएगा 3 के पास ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये पॉइंट भी इधर है, ये पॉइंट देखो सेम है पॉइंट, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका इतना, इसका मल्टीप्लाई करो ये आपका 12 हो जाएगा, इसका देखो 12 हो गया 1/3 और +4 और कितना हो जाएगा देखो ये 3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो यहाँ से अब आज आप भाई इसमें डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 0.74, ठीक है। अब देखो जो हमने वैल्यू निकाली है ना, ये अभी ये हमने संकुलन क्षमता निकाली, संकुलन क्षमता परसेंटेज नहीं निकाली, तो अगर हम परसेंटेज निकालते ना तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते, या तो आप देखो अगर आपको भाई शुरुआत से स्टार्टिंग करनी है, या तो आप यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई करके लेके आओ, ठीक है, या तो आप ऐसे कर दो या एंड में मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो आप, ये आपके ऊपर है। देखो आप यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर दिखाना चाहूँ तो मैं, देखो ऐसे, ठीक, देखो ये आपका 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पर कितना है, इसका 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आया 0.74 आया, इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये आपका 74%। देखो हम इसी को निकाल रहे थे, ध्यान से समझना। अगर आपको देखो हमने इसको हल किया पहले भाई 0.74 आया, अगर आपको शुरुआत से लेकर चलना 100 को भाई, क्योंकि परसेंटेज है तो इसका 100 का मल्टीप्लाई होगा। देखो ये हमने 100 निकाला, फिर देखो ये हमने सॉल्व किया, क्योंकि देखो ये कितना हो गया 60/3, ये 100, ठीक है, इसको सॉल्व करके या आप यहाँ से सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप सॉल्व करके जो हल करोगे आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी और FCC की जो संकुलन क्षमता आने वाली वो आपकी है 74%। अब 74% का मतलब है कि देखो जो अणु आपको दिख रहे हैं इसमें, ये अणु दिख रहे हैं ना FCC में, किसमें, देखो FCC में जो अणु दिख रहे हैं ना, इन्होंने इस जो एक कोष्ठका का जो आयतन घेरा है ना वो 74% यूज कर चुके हैं ये, यानी इस एक कोष्ठका को इन्होंने 74% घेर लिया। अब 74% इसने घेर लिया, अगर मैं बात करूँ फिर कितना स्थान खाली रह गया, अगर हम रिक्त स्थान की बात करें तो कह सकते हैं कि इन्होंने 26 वाक को नहीं घेरा भाई, 100 में से इन्होंने 26 वाक को तो घेर लिया, उससे 74% को तो घेर लिया पर, लेकिन इन्होंने 26% को ये नहीं घेर पाया। अगर हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि रिक्त स्थान के बीच में क्या है, ठीक है, अगर मैं कहना चाहूँ तो इनके बीच में देखो रिक्त स्थान भी लिख सकते हैं। रिक्त स्थान कितना है 74%। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आपको देखो क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल। अब हम इसको भी क्लियर हो चुका होगा, रिक्त स्थान यहाँ पर देखो 74 नहीं, ये 26, क्या कह सकते हैं 100 माइनस का 74 कितना हो जाएगा, ये आपका 26%। 74% तो उन्होंने घेर लिया,
इतना खाली स्थान रह गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है 74%। तो हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं अब बीसीसी की संकुलन क्षमता के बारे में। लाइक सब्सक्राइब बच्चों नहीं वैसी जल्दी अब ये वीडियो पूरी थी भैया। बीच हम बोल देगा